Okay, good afternoon. Good afternoon everyone. सर यहाँ पर एक सक्षम ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा एज हिज डाउट, तो पहले उसको जल्दी से निपटा देते हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम मीटर वीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पे आएंगे व्हिच वाज आस्क्ड इन जेई, एंड देन we'll finally discuss about the meter bridge, or the, you can say, the two instruments. One is meter bridge and another one is potentiometer. तो उस पे आने से पहले, but before that, I'll discuss the doubt sent to me by Saksham. Find the equivalent resistance between the points A and B of the circuit as shown in the figure. A and B of the circuit as shown in the figure. 10, 5, 5, 10, A और B of the circuit as shown in the figure. मतलब पहले पार्ट में आपको उसने सिंपली रेजिस्टर्स दिया है और दूसरे पार्ट में आपको उसने करंट भी ड्रॉ करके दिया है, या ये दो अलग अलग पार्ट तो नहीं नजर आ रहे? हाँ, तो छोड़ो उसको, उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं। ये आपका पॉइंट बी है और इधर जो पॉइंट है दैट इज ए। मुझे लगता है वो सोल्यूशन का पार्ट भी आपको साथ में किसी ने ड्रॉ करके दे दिया है। तो ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। वी हैव रेजिस्टर्स लाइक 10 ohm, 5 ohm, this is 5 ohm, this is 10 ohm, and the last one is 5 ohm. अब देखो, इट्स नॉट अ बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज इसका रेशियो अगर देखोगे तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स का रेशियो विल बी 2 और नीचे वाले का जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर का रेशियो दैट इज 1/2. इट्स नॉट अ बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज. तो इफ इट्स नॉट अ बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई कर नहीं सकते। तो सर व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या करें सर? तो करने के लिए ये करें यहाँ पर कि हम वी विल बी गोइंग बाय द केवीएल. एक तरीका है सॉल्व करने का केवीएल, बट केवीएल अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो बस एक बात याद रखना कि व्हेन यू आर अप्लाइंग केवीएल, तो आप इमेजिन करो कि यू हैव कनेक्टेड ए एंड बी बाय सम सेल ऑफ वोल्टेज वी. ठीक है, इतना मान सकते हो सक्षम? Yes. क्यों ऐसा मानेंगे? बिकॉज आई विल बी यूजिंग हियर द ओम्स लॉ which says कि the potential difference between A and B will be delta VAB, या delta V will be nothing but equal to net current I, मतलब net current multiplied by the resistance. ये याद रखो, I net है, ये R equivalent है. तो R equivalent अगर आपको चाहिए तो R equivalent को आप ऐसे लिख सकते हैं, the potential difference between the 2 points जिसका क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, डिवाइडेड बाय नेट करंट जो आपकी सर्किट में फ्लो करेगी. यहाँ पर आप लिखिए आई नेट. ये एक्चुअली में आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट है. अब हमें आई नेट चाहिए होगा. वी हमने अपनी तरफ से मान लिया है, तो मैं करंट, सारे करंट को आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ वी, ताकि यहाँ पर जब सॉल्व मैं करूं तो आर इक्विवेलेंट बराबर वी डिवाइडेड बाई आई जो है वो भी वी के टर्म्स में है. देखो कैसे, यहाँ से करंट आ जाए आई, मान लो यहाँ पर करंट I1 गया और यहाँ पर करंट I2 गया. जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, विदाउट एनी डाउट देयर विल बी अ फ्लो ऑफ सम करंट. तो मान लीजिए वो करंट I3 गया, तो यहाँ से ये करंट आ गया I1 माइनस ऑफ I3. यहाँ से करंट I2 आया, तो यहाँ पर ये दोनों करंट ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3. यहाँ से I3 आया, यहाँ से ये I3 आया, ये दोनों करंट यहाँ पर ऐड होंगे, तो I3 से I3 विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम I1 प्लस ऑफ I2 व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू I. सक्षम, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है तो आप यहाँ पर 3 करंट है, 3 लूप हम कंसीडर करेंगे. एंड हाउ विल बी टेकिंग दैट 3 लूप्स? तो ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, और तीसरा लूप हम सेल को इन्वॉल्व करते हुए कंसीडर करेंगे. समझ रहे हो? तो 3 लूप हम कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 I1 माइनस ऑफ 5 I1 माइनस ऑफ I3. ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा सर प्लस ऑफ 5 I2. यहाँ से सॉल्व करो तो एक इक्वेशन बनेगी 10 और 5 15 इज इक्वल टू 0. तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 I1 माइनस ऑफ 15 I1 माइनस माइनस प्लस 5 I3 और 5 I2 प्लस ऑफ 5 I3. ठीक है, इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 I1 प्लस ऑफ I2, 5 कॉमन ले लिया, प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0 इज माय फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज वन इक्वेशन दैट आई हैव गॉट. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन पे अगर मैं बात करूं तो व्हाट वुड बी दैट? तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप, तो माइनस ऑफ 5 I3, यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं है, प्लस ऑफ 10 इंटू I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3. ठीक है, और ये प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर सकते हो आप.
10 और 5, तो और ये 5, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा -20 I3, ठीक है। और I2 में आपको दिखाई दे रहा होगा 10 I2, 10 I1 और 5 I1 प्लस ऑफ 15 I1, दिस इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकालिए तो ये आ जाएगा 3 I1 प्लस ऑफ 4 I2 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 I2, सॉरी, प्लस ऑफ 2 I2 माइनस ऑफ 4 I3 इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। Yes. The last equation that we will get is minus of 10 I1 minus of 5 I3 plus of v is equal to 0। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 10 I1 plus of 5 I3 is equal to minus v is my third equation। अब सक्षम यहां से सिंप्लीफाई करके I1, I2 और I3 की वैल्यू निकल आएगी। मतलब वैसे तो आपको सिर्फ I1 और I2 की ही वैल्यू चाहिए, बिकॉज I क्या है आपका जो नेट करंट जो सर्किट में इंटर कर रहा है, दैट इज I, एंड I इज नथिंग बट I1 प्लस I2। अंदर क्या डिवीजन हुआ उससे मतलब ही नहीं, तो I1 और I2 निकल आएगा, तो दैट यू विल गेट द नेट करंट। और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो सिंपली V है, जो ये सेल का वोल्टेज है वही तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। तो I करंट निकाल लो और ये V निकाल लो, क्या उससे निकाल पाओगे रिजल्ट? सर बी कैसे है? V कुछ नहीं, मतलब सब कुछ आपको V के टर्म्स में आ जाएगा। देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, मैंने V इज अ सेल जो मैंने कनेक्ट किया है अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। सक्षम साहब, ये जो V Yes. आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने अपनी तरफ से एक सेल माना है, तो यहाँ पर जो करंट भी आएगा ना वो भी V के टर्म्स में आएगा आपका। और ये जो सेल आपने माना है उसका भी वोल्टेज कितना है? V है। नहीं समझे? ये हमने सेल माना, इन दोनों A और B के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस हमने कितना मान लिया, मतलब ये हमने सेल अगर V का लगा दिया तो VA माइनस VB, इसका मतलब है मैंने V मान लिया ना बेटा। Yes, sir. और यहाँ पर जब आप करंट कैलकुलेट करोगे, I1 I2 Yes, sir. वो भी कैलकुलेट V के करोगे टर्म तो में। वो भी V के टर्म्स में आएगा, तो ऊपर वाला V नीचे वाला V कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करना रहेगा आपको, ठीक है बच्चों। सक्षम आगे बढ़ूं, इरेज करूं, Yes, क्या sir. बोलते हो आप? ठीक है, तो जहां तक मुझे याद है लास्ट डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वीटस्टोन ब्रिज, एम आई करेक्ट? खासपेल? Yes, sir. यस सर। तो वीटस्टोन ब्रिज पे हमने लास्ट डे डिस्कशन किया था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस वीटस्टोन ब्रिज व्हिच हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन जेईई, आईआईटी जेईई। तो एक तो क्वेश्चन थोड़ा पहले का है ऑफ ईयर 1996, और दूसरा जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2015 जेईई एडवांस का, और बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। तो देखिए सर कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सर क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान रखता हूं आपके लिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैं कर देता हूं। जेईई ने कुछ और पूछा था, मैं कुछ और पूछ लेता हूं। सर ये आपसे बोला कि ये वाला यहाँ एक, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक वोल्ट मीटर, एंड वी हैव रेजिस्टर हियर। यहाँ पर एक सेल है 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, ये 200 ओम है, ये 400 ओम है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टर है ये वोल्ट मीटर है, बेसिकली वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज आल्सो 400 ओम। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो जेई ने पूछा था। वैसे जेई ने भी कोई बड़ी चीज नहीं पूछ ली थी इस क्वेश्चन में, मैं उसको थोड़ा ज्यादा आसान कर रहा हूँ कि मैं आपसे सिर्फ करंट निकलवा रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द टोटल करंट इन दिस सर्किट। ये सर्किट गिवन है, इसमें आपको टोटल करंट बताना, एक्सक्यूज मी, इसमें आपको टोटल करंट बताना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट इन दिस सर्किट। कर पाओगे? Yes. सर सब बोलेंगे सर, तब मजा आएगा पढ़ने का। तो ट्राई करेंगे। करेंगे तो करें एकदम खट से, एकदम खट से ट्राई करो तो। One idea will make your life quite easy, and that idea you can get when you start solving this question from this part. अगर आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे फ्रॉम दैट पार्ट, तो आपको वो आइडिया दिमाग में अगर आ गया तो दैट विल मेक द क्वेश्चन इजी फॉर यू।
हो गया सर? कुछ हुआ आप लोगों से? चलिए मिलके करते हैं सर, चलिए मिलके करते हैं। पहली बात तो ये एक बात बताइए सर, कौन बता रहा है सर? ये जो राइट साइड पे आपको ये 400 और ये 400 आपको दिखाई दे रहा है, हाउ these two resistors are connected? Can you please tell Parallel. how the Parallel. two obviously these two are connected in parallel? और अगर मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इफ आई वांट टू रिप्लेस बाय अ सिंगल रेजिस्टर, मैं इसको हटा दूं, तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों का जो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 200 ओम? देखो सर, समझ आई बात? भाई 400 400 को Yes, sir. रिप्लेस करोगे पैरेलल में तो 200 ही तो आएगा ना बेटा। The equivalent resistance of two parallel resistors of 400 ohm will be equal to 200 ohm. अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी हियर, दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको देखते हुए मुझे कौन बताएगा कि ये क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है? Yes, sir. मैंने एक ऐसा फॉर्म भी बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज का, कोई वो बच्चा जिसको बातें याद हो वही समझ पाएगा इसको। ऐसा एक फॉर्म बताया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का भाई, अगर आपको ध्यान से देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इसमें और ध्यान से देखोगे तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर मैं रीड्रॉ करूं, तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये वाले जो दो रेजिस्टर होते हैं दो साइड बनेंगे, ये दो रेजिस्टर दो साइड्स बनेंगे और ये बीच में आएगा। ठीक है, मतलब ये आपका जो सर्किट होगी दैट सर्किट विल बी लाइक दिस, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, ये चौथा रेजिस्टर, एंड वन रेजिस्टर विल बी इन बिटवीन। और ये जो रेजिस्टर होगा, दिस रेजिस्टर विल बी इक्वल टू 100 ओम। ये वाला जो रेजिस्टर होगा दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ये वाला जो रेजिस्टर है ये 100 ओम का है। वेरी गुड, 1/15 इज द करेक्ट आंसर सेक्शन। और ये वाला जो रेजिस्टर है दैट इज आल्सो ऑफ 100 ओम। ये वाला रेजिस्टर इज ऑफ 200 ओम, दिस रेजिस्टर इज ऑफ 200 ओम। और इन दो पॉइंट्स के बीच में यू हैव टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। भाई यहां तक क्लैरिटी है? हाँ ना बोल भाई। Yes. Yes, sir. sir. अब ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट ओनली व्हीटस्टोन ब्रिज, रादर इट इज बैलेंस्ड आल्सो। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होने के साथ साथ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड बिकॉज इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, नो करंट विल फ्लो इनटू दिस ब्रांच। कोई करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये वाला रेजिस्टर ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया सर 300। ठीक है, बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो ये 300 ओम, ये 300 ओम, एंड इन दोनों का आर इक्विवेलेंट फाइनली आप लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना? तो 300 और 300 मतलब 150 ओम विल बी द आर इक्विवेलेंट। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? V बाई आर इक्विवेलेंट। V कितना है सर? 10। आर इक्विवेलेंट कितना है? 1/150 मतलब 150। So this current will be equal to 1/15 ampere. This was the question of JEE Advance. सोचो, क्या कोई रॉकेट साइंस है? सर जी सर अगर ये बैलेंस ना होते तो मतलब इक्विवेलेंट कैसे निकालते फिर? बैलेंस नहीं होते तो दोस्त फिर से KCL और KVL के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर आपका ब्रिज बैलेंस्ड है तब तो यू आर लकी इनफ। अगर it is a Wheatstone bridge but it is not balanced, then you will apply KCL KVL जो अभी बताया था आपने, देखा है ना अभी आप ही का Yes, वो sir. डाउट था ना, वही आपको लगाना पड़ेगा। मतलब you need to find out the net current that enters into the circuit divided by the voltage across the 2 points of the circuit, और वो फिर आप दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। भाई ये हो गया, तो एक और क्वेश्चन पे आ जाऊं जल्दी से, क्योंकि Yes, sir. आज फिर कुछ मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि बात कर लूं। तो एक और क्वेश्चन, जेई सेम टू सेम 2015 जेई एडवांस, ये आपको रेजिस्टर गिवन है, ये आपका रेजिस्टर गिवन है, यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर एक रेजिस्टर, ये बोला यहां पर एक रेजिस्टर, यहां से एक रेजिस्टर, यहां से एक रेजिस्टर, यहां एक रेजिस्टर। रेजिस्टेंसेस आर 1 ओम, दिस इज ऑफ 2 ओम, this one is of 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 10, 4, this is of 12 ohm, this is of 6 ohm, and this is of 2 ohm.
यहाँ पर 6.5 वोल्ट का सेल, ये 6.5 वोल्ट का सेल, आपको इसमें बोला गया कि भाई करंट की वैल्यू बताइए। फिर से सर्किट में बोला गया करंट की वैल्यू बताइए। विल यू ट्राई? अगेन हिंट ये है कि इट इज अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अगेन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंट आपका ये है कि इट इज वंस अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मुझे बताइए, विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन और नॉट? यस सर। क्या हो गया मानस? यस सर। ठीक है, तो स्पिरिट दिखाओ थोड़ा। भाई जेई की तैयारी कर रहे हो, ऐसा बोला गया था मुझे, थोड़ा जोश रहना चाहिए अपना। करिए सर, करिए, ट्राई करिए, और आप कर सकते हैं। और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सिर्फ ढूंढना है, मैंने हिंट दे दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। Yashvardhan is saying current is 1 ampere and he is absolutely correct. Yes, current is 1 ampere. Good, Yashvardhan. Anybody else? आप लोगों को आंसर तो पता चल ही गया कि करंट की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर एंड यू शुड गेट दैट। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, इसका मतलब है कि आप कुछ चमत्कार कर रहे हो, मतलब इसका दूसरा मतलब कि आपका आंसर सही नहीं है। एंड इफ आर गेटिंग आंसर एज 1 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए कि वेदर यू आर गेटिंग द 1 एम्पियर और नॉट। मैं सॉल्व करूं या स्टिल यू आर ट्राइंग? रुक जाऊं या सॉल्व करूं? ओके, तो मैं वेट कर रहा हूं, बट प्लीज आप लोग सॉल्व करके देखिए वेदर यू आर गेटिंग द आंसर एज 1 एम्पियर और नॉट, बिकॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 एम्पियर। ओके, वेरी गुड। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व। वैसे खास पेल आपका आंसर क्यों नहीं आया? खास पेल Sevang, did you get Yes, this answer sir. of 1 ampere? Did you get the No, answer sir. as 1 ampere? No. क्या गलती कर दी आपने? चलिए, let me check. देखो सर, if you have your brain, तो ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, if you look at this closely, you will understand that it's nothing but a Wheatstone bridge. देखो, it's a Wheatstone bridge of 5 resistor. देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना कि जब भी आपको whenever you get 5 resistor,
ठीक है, तो 5 रेजिस्टर देखते ही आप पहले देखो कि वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला रेजिस्टर 1 ओम और ये 2 ओम, राइट, और ये वाला 2 ओम और 4 ओम, ठीक है, तो 1/2 and 2/4 is also 1/2. Is the bridge balanced or not? What you people say? ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है बेटा? Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलिए। तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इसका मतलब इस वाले 8 ओम में कितना करंट जाएगा? 0. 0, कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब इस 8 ओम को हटा दीजिए यहाँ से। इस 8 ओम को अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो आपको ये सर्किट में है, ये 1 ओम और ये 2 ओम विल बी इन सीरीज, ये 2 ओम और ये 4 ओम विल बी इन सीरीज। तो ये 1 और 2 हो गया 3 और ये 2 4 हो गया 6, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में पैरेलल में होगा। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपस में कैसे होगा? पैरेलल में। ठीक है, मैं एक स्टेप कर देता हूं आप लोगों के लिए, वरना आपको लगे पता नहीं मास्टर ओरली सवाल करवाने पे तुला हुआ है। तो मैं एक स्टेप बता देता हूं कि 6.5 वोल्ट, 8 ओम तो हमने हटा दिया बिकॉज इट इज बैलेंस्ड, और यहाँ पर जो होगा यू विल बी गेटिंग 2 रेजिस्टर। एक तो आ गया आपका 3 ओम, और ये वाला जो रेजिस्टर है वो इसके साथ पैरेलल में आपको दिखेगा। ठीक है, एंड दिस रेजिस्टर इज ऑफ 4 to 6 ओम। बाकी जो रेजिस्टर जहां है वो वहीं कनेक्टेड रहेंगे। ये आपका 6 ओम, ये आपका 12 ओम एज इट इज, ये वाला 10 ओम इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला 4 ओम इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो ये 4 ओम, ये 12 ओम और ये 6 ओम एज इट इज, और ये 10 ओम। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, ये वाला अगर आप देखेंगे दोनों रेजिस्टर, तो दे आर इन पैरेलल, और ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बता सकते हो कितना होगा? तो आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 ओम। सही आसिया? बोलना पड़ता है बेटे। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? तो दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। क्लियर? मैं ये डायग्राम वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला डायग्राम था इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आई गेट सम स्पेस टू सॉल्व इट फर्दर। अब देखिए, अब जब ये 2 ओम हो गया मेरे बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक स्टेप देखिए। फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 10 ओम आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो ये आपका ये 3 और 6 विल बिकम इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टर है, ये आपकी सर्किट होगी, सिंप्लीफाइड सर्किट। ये 2 ओम एज इट इज। यहाँ पर और ध्यान से देखो, दिमाग चलाओ। 6 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, ये आपका 12 ओम है, ये आपका हो गया 4 ओम, और ये 10 ओम। मुझे एक बात बताओ, क्या फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. And fortunately this is a Wheatstone bridge, and once again this Wheatstone bridge is balanced. ये Wheatstone bridge आपको दिखाई भी दे रहा है, और साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है कि दिस Wheatstone bridge is balanced, है या नहीं भाई? ये 2 और 6, 1/3, 4 और 12, अगेन 1/3, या फिर आप ये कह सकते हो 6/12, 1/2, एंड 2 और 4, 1/2। ठीक है, आप दोनों तरीके से आप ये कह सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि आपका ये फिर से बैलेंस्ड है। इसका मतलब देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच। अरे हाँ ना बोल, क्या मैं अकेला सीख रहा हूँ क्या? इसका मतलब सर्किट को फर्दर कह भी रहा है ना, अकेला सीख रहा हूँ मैं। नहीं सर। अच्छा, तो ये अगर ये ऐसे, ये ऐसे, और सर यहाँ से ये फर्दर ऐसे, देखिए खटाखट एकदम, और ये ऐसे, ये सर्किट को आप रीड्रॉ कर लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे 6 ओम, ये 12 ओम, बीच वाले को हटा दिया हमने, ये 2 ओम, ये 4 ओम। अब आपको नहीं लगता, और ये 2 ओम, बाकी सॉल्व करिए। तो 2 ओम और 4 ओम, जल्दी जल्दी बोलो, ये दोनों 2 ओम और 4 ओम सीरीज में कितना? 6 ओम और 12 ओम, तो 18, और ये दोनों आपस में कितने? पैरेलल में। अब फर्दर मैं अब आगे इसके सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप लोग करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये देखिए 6.5, ये 6.5 एज इट इज, 6.5, ये 2 ओम, ये 2 और 4 6 ओम, ये 18 ओम। तो आपका जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा, मैं वो लिख देता हूँ, 2 प्लस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ 18, ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो करंट विल बी इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, एंड द आंसर टू दिस शुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। इज द होल प्रोसीजर क्लियर टू ऑल? Yes. ठीक है, जल्दी से Yes, sir. नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें।
तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आईआईटी तक में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं आ जाता, सब आसान लेवल पे ही क्वेश्चन थे, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं था, कुछ अजूबा नहीं था। ठीक है, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई करना आता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। हरी अप। Done, sir. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पोर्शन। नाउ वी मूव टू द मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है, तो टॉपिक डालिए मीटर ब्रिज। पहले तो टॉपिक का नाम लिखिए मीटर ब्रिज, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज अ मीटर ब्रिज एंड हाउ इट इज यूज्ड। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मीटर ब्रिज अभी आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये मीटर ब्रिज आपके एक्चुअली में, अगर आप मीटर ब्रिज की बात करो तो मीटर ब्रिज आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। मतलब प्रैक्टिकल आपके 12th का जो प्रैक्टिकल है उसके सिलेबस में भी यू हैव मीटर ब्रिज, और जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है और थ्योरी का सिलेबस, दोनों में आपको मीटर ब्रिज भी है और पोटेंशियोमीटर भी है। तो ये मतलब ये दो चीजों के लिए आप पढ़ रहे हैं इसको, प्रैक्टिकल में भी है और थियोरेटिकल पोर्शन में भी आपको मीटर ब्रिज है। क्लियर? चलिए सर, व्हाट इज अ मीटर ब्रिज? तो सबसे पहली बात याद रखिए, मीटर ब्रिज is basically an electrical instrument or a device which is used to measure the resistance of unknown resistor। मतलब आपका जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो हम लैब में यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। मतलब लिख लीजिए इसके बारे में लिख लीजिए, मीटर ब्रिज इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। Meter bridge is an electrical instrument used to measure. Meter bridge is an electrical instrument used to measure the resistance of unknown resistor. The resistance of unknown resistor. Meter bridge is an electrical instrument used to measure the resistance of unknown resistor. Clear? लिख लिया बच्चों? यस अब देखिए, बेसिकली एक वुडन बोर्ड होता है, प्लैंक कह लो, तख्ता, पटरा, जिस लैंग्वेज में आप समझ सको समझो। एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड है ना, वुडन प्लेटफॉर्म जो भी कह लो आप। और उस वुडन बोर्ड पे जो अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूँ वो होता है, बेसिकली क्या होता है अरेंजमेंट में वुडन बोर्ड पर, तो इस वुडन बोर्ड पर बेसिकली आपकी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स होती हैं जो फिक्स होती है वुडन बोर्ड पर, एल्यूमिनियम की। अब सुनिए सर फिर से, मीटर ब्रिज पे एक्चुअली में क्या होता है, मीटर ब्रिज पे ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं, दो एल शेप्ड की स्ट्रिप है और एक ये स्ट्रेट स्ट्रिप है। इन दोनों, और ये मीटर ब्रिज कहाँ पर है, ये वुडन बोर्ड पे लगे हुए होते हैं, ये स्ट्रिप्स वुडन बोर्ड है उस पर ऐसे लगे हुए होते हैं। और ये जो दो एल शेप्ड की स्ट्रिप्स है, इसके बीच में देयर इज अ वायर जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, इसीलिए इस ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज है। नहीं आई बात समझ में? ये जो मीटर ब्रिज आपको बोला जा रहा है, इस मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज का रीजन यही है कि इसमें जो वायर स्ट्रेस्ड है बिटवीन द टू एल शेप्ड स्ट्रिप्स, वो वायर की लेंथ कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, या उसको आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर। पहली बात, इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस Yes. आप कुछ कहानी सुने, क्योंकि आपकी ये 12th के एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव के लेवल पे पूछा जा सकता है। सुने, ये जो वायर है विच इज ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और इसी के कारण से हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। दिस वायर इज मेड अप ऑफ मैंगनीन, एक अलॉय का बना हुआ होता है, उस अलॉय का नाम है मैंगनीन। ये अलॉय है, ये मैंगनीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इस वायर की पहली खास बात यह है कि इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर की पहली प्रॉपर्टी ये है
इट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म, ठीक है। इस वायर में रेजिस्टेंस है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। अब देखो एज रेजिस्टेंस मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, एंड बिकॉज यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, आपको नहीं लगता कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी लेंथ ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ? क्या पहला पॉइंट मेरा समझ में आया? सोच के देखो, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा आपको नहीं लगता कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है सर। डिड यू अंडरस्टैंड? सर लेंथ में जो कांस्टेंट, लेंथ का मतलब ये है कि लेंथ का मतलब कि भाई क्या वैसे पूछा क्या आपने? सर लेंथ में तो मतलब कांस्टेंट ही होगी 1 मीटर। है नहीं, हाँ ठीक है, बट अगर मान लो कि मैं एग्जैक्टली 1 मीटर पे नहीं हूँ, इफ आई एम एट अ लेंथ विच इज लेस देन 1 मीटर, फॉर एग्जांपल मैं 20 सेंटीमीटर पे खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पे हूँ, तो ये लेंथ तो हम बदल सकते हैं ना, इट कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 1, 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में तो कुछ भी इसकी वैल्यू बदल सकते हैं ना, नहीं समझे? सक्षम, इसकी एक्सक्यूज मी, इसकी टोटल लेंथ फिक्स्ड है, बट 0 से डायरेक्ट आप 1 पे तो नहीं चले जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम वायर के हो सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। अच्छा सर, मतलब इसकी वर्किंग में हमें वेरिएबल लेंथ में जाना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। सर मतलब इसकी वर्किंग में हमें वेरिएबल लेंथ में जाना पड़ेगा। हाँ वो तो अभी वर्किंग हम समझेंगे तो समझ में आएगा, बस मैंने ये बोला है कि अगर हम इस वायर के किसी भी लेंथ पे खड़े हैं, ठीक है, किसी भी लेंथ पे, अगर मान लो कि 100 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, तो दैट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, तो दैट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब है। क्या भाई सबको मेरी बात समझ में आ गई है? अफान, शिवांग, यशवर्धन, सबको क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. मतलब किसी भी लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा ना, किसी भी लेंथ ऑफ द वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस, राइट? दूसरा पॉइंट कि व्हाई डू वी चूज मैंगनीन? मैंगनीन इज एन अलॉय। आपको एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई मैंगनीन, भाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द मैंगनीन वायर? कोई और वायर क्यों नहीं लिया आपने? कॉपर की वायर ले लेते, एल्यूमिनियम ले लेते, कुछ और ले लेते, व्हाई आर यू टेकिंग मैंगनीन वायर? तो इसमें याद रखिएगा, मैंगनीन हैज low thermal coefficient of resistance, low thermal coefficient of resistance। क्या कोई मुझे बता सकता है कि याद है आप लोगों को थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? थोड़ा सा याद Yes. करने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिंग वायर या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा या कितना कम इंक्रीज करेगा विद द टेम्परेचर, ये बात उसके खास प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है जिसको हम थर्मल कोफिशिएंट कहते हैं। ये इसीलिए आपने फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था R नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, एंड दिस अल्फा वाज कॉल्ड एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये बहुत कम है किसी वायर के लिए तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो जाके शायद रेजिस्टेंस पे कुछ वेरिएशन आए। बट अगर ये वायर के लिए ज्यादा है, इसकी वैल्यू अगर किसी वायर के लिए ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम टेम्परेचर के चेंज के लिए देयर विल बी अ लार्ज रेजिस्टेंस इन दैट ऑफ द वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पर जो वायर चूज करते हैं मैंगनीन की, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैंगनीन का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसका मतलब इसका अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम चेंज करेंगे देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। मतलब इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पॉइंट समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। यस सर, क्लियर है। सर इसका मतलब क्या है? इसका पूरे कहानी का मतलब यह है कि व्हाई डू यू वांट टू कीप द रेजिस्टेंस फिक्स विद द टेम्परेचर? तो रेजिस्टेंस को हम टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रखना चाहते हैं। बेसिकली हम ये नहीं चाहते कि वायर का रेजिस्टेंस अदर देन लेंथ किसी और चीज पर डिपेंड करे। तो दैट इज वाई हमने एक ऐसा वायर चूज किया है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है ऑलमोस्ट, ऐसा मान। अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस करेंगे तो वो तो फिर किसी फर्नेस में जाके बैठ के हम उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई करेंगे तो वो तो वायर ही पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द अल्फा हियर। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है? अब देखिए सर, यहाँ पर जो
यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा, ये ए, और ये वाला आपको गैप दिखाई दे रहा होगा बी। इसके बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस बॉक्स। किसी को कोई आइडिया रेजिस्टेंस बॉक्स का? कोई आइडिया? एनी वन ऑफ यू? नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब बेसिकली एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स होता है, और इस पे रेजिस्टेंसेस के की लगे हुए होते हैं, है ना, ये कीज बने हुए होते हैं इस पर। एक बॉक्स होता है जिसपे डिफरेंट रेजिस्टेंस के की लगे हुए होते हैं। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. मैं अगर पिक दिखा पाऊं तो दिखाऊं, पिक ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ से कैसे दिखेगा तुम्हें? रुक जाओ एक मिनट। ये रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से अगर मैं ये हटाऊंगा, पहले ये सब नोट कर लो। ये जो मैंने दो बातें लिखी है ना इस वायर से रिलेटेड, वो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, पहले उसको नोट कर लो। लिखा हुआ जो है वो नोट करो। डायग्राम तो मुझे दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। पहले जो लिखा हुआ है उसको नोट करो, ताकि मैं रेजिस्टेंस बॉक्स आप लोगों को दिखा पाऊं। Done, sir. Done, sir. ओके, चलिए इफ इट्स डन तो लिसन टू मी नाउ। स्क्रीन शेयर। आप लोगों को विजिबल है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यही आपकी रेजिस्टेंस बॉक्स है। एंड यू कैन सी देयर आर कीज connected to it, and these keys has different resistances, as you can see. इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये आपको अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं उसके, वो लिखा हुआ होता है उसके साइड्स में कि उस पे जो रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब की लगी हुई होती है, और की के साथ उसका रेजिस्टेंस भी मेंशन रहता है, तो की के साथ उसका रेजिस्टेंस भी दिख रहा होता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि ये 10 ओम का जो की है उसको निकाल लेंगे आप, तो इसका मतलब होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स विल प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अगर आप 20 ओम की क्यू निकाल लेंगे तो दिस विल प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। क्लियर हो गई बात? सर बोलिए। Yes, sir. रेजिस्टेंस बॉक्स, अब क्लियरिटी आ गई क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स? मतलब इट इज बेसिकली अ बॉक्स व्हिच प्रोवाइड्स यू द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। और ये दिखता कैसा है? इसमें अलग अलग की लगी हुई होती है, जितने रेजिस्टेंस की आप निकालेंगे दैट मींस उतना रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स प्रोवाइड करेगा। अब साथ साथ मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, दोबारा दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़े, तो रियोस्टेट पिक भी दिखा देता हूँ। भले अभी वो रियोस्टेट यहाँ पर यूज नहीं होगा, बट आई विल शो यू कि रियोस्टेट कैसा दिखाई देता है, वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके आगे पोटेंशियोमीटर की जब मैं बात करूंगा तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इसको रियोस्टेट कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? We will start. Yes, sir. इसका भी काम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का है। सर्किट में ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये जो रियोस्टेट है, दिस आल्सो प्रोवाइड्स यू द रेजिस्टेंस। आप डिफरेंट डिफरेंट रियोस्टेट देख सकते हैं, आपको डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट रियोस्टेट दिखाई दे जाएगा। इस पे ये जो पोर्शन होता है वो स्लाइड किया जाता है ऊपर। एक छोटा सा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये ऊपर एक पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। दिस पोर्शन इज मेड टू स्लाइड ऑन दिस, वो जो सिलिंड्रिकल है ब्लैक सा, उस पे वो जो छोटा सा पोर्शन लगा हुआ है उसको हम इस पे स्लाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो पोर्शन लगा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला ब्लैक वाला, इसको हम स्लाइड करते हैं इस पर,
और वो स्लाइड करके हम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी करते हैं. Actually में रियोस्टेट also provides you the resistance and the resistance can be varied by making this part to slide on the cylindrical portion. बात समझ आ गई आप लोगों को? रियोस्टेट और ये भी क्लियर हो गया, दिमाग में बात आ गई. रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट दोनों का काम है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का. दोनों के अरेंजमेंट में फर्क है, दोनों के रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करता है उसमें फर्क है, बट दोनों का एक्चुअल गोल क्या है? टू प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इज इट क्लियर? कैन वी प्रोसीड? टेल मी. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए वापस हम यहाँ आते हैं. यहाँ हम वापस आते हैं और फिर से हम आपको चीजों को फिर से दिखाते हैं. ठीक है सर. तो अब देखिए सर, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर कोई एक स्ट्रिप है. एज यू कैन सी स्ट्रिप, जो मैंने अभी आपसे बोला था, एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगा लिया. ये देयर इज अगेन एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप एज वी हैव हियर, एंड द थर्ड स्ट्रिप इज लाइक दिस. ये तीसरी स्ट्रिप, ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ये तीसरी एल्यूमिनियम स्ट्रिप दैट वी हैव हियर. इसके बीच में मैंने आपसे बोला कि वी स्ट्रेच अ मैग्नीन वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. इस दो गैप के बीच में वी हैव अ बॉक्स व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस बॉक्स व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस. ठीक है, इस गैप का जो रेजिस्टेंस होगा ना, इस गैप को मैं नाम दे देता हूँ ए बी. इस गैप में जो रेजिस्टेंस है दैट इज बेसिकली is provided by the resistance box. ये एक अननोन रेजिस्टर है जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. लेट मी कॉल दिस एज x. तो बेसिकली इसी अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस मीटर ब्रिज. यहाँ पर आप एक ड्राइविंग सेल ले लेते हैं, मतलब सोर्स सेल विच विल प्रोवाइड यू द करंट इनटू द सर्किट. ये की है, की को क्लोज करेंगे तो करंट मिलेगा आपको सर्किट में. ठीक है, ये की है और ये ऐसे. सर क्लियर है सर? इस पॉइंट पे यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द गैल्वेनोमीटर, ऑल्दो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स. इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. बट यहाँ पर सिंपली हमें मालूम है कि गैल्वेनोमीटर किस पर्पस के लिए, दैट वी ऑल नो. यहाँ पर इसके साथ एक जॉकी होता है, जॉकी. अब डोंट एक्सपेक्ट मी टू शो यू जॉकी अगेन बिकॉज मैं भूल गया जॉकी दिखाना आपको, क्योंकि मैं अगर वो स्क्रीन शेयर करूंगा तो यहाँ से ये खत्म हो जाता है. ठीक है, तो जॉकी आप लोग खुद से देख लोगे गूगल करके अभी. Yes, sir. तो वो जॉकी आप लोग देख लो गूगल करके. जॉकी बेसिकली एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मूवेबल पोर्शन होता है. ये इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा हटा दूं तो ये मूवेबल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, मूवेबल स्ट्रक्चर. और वो मूवेबल स्ट्रक्चर जो है, वो मूवेबल स्ट्रक्चर, एक मिनट रुकना, यहाँ से दिखा सकता हूँ क्या? इससे स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, वो फाइनली फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? इमेज ऑफ जॉकी. अरे इसमें जॉकी, तो ये जॉकी आ गया. यूज्ड इन मीटर ब्रिज. दिख गया भाई? कोई भी एक इमेज देख लेते हैं हम लोग ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए. दिख रहा है आप लोगों को जॉकी? ये देखिए, ये दिखा, ये पेन लाइक स्ट्रक्चर है. Yes, sir. देखिए Yes, sir. है ना, यही पार्ट जो होता है वो स्लाइड करता है उस पर. ये जो मीटर ब्रिज है ना, इसके वायर पे यही पार्ट स्लाइड करता है. जहां से भी आपको क्लियरली दिख जाए वो देख लीजिए. ये आपका बेसिकली जॉकी है, इसके साथ वायर बंधा हुआ होता है. इस मीटर ब्रिज को अगर पूरा डायग्राम देखोगे तो ये पूरा डायग्राम आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है. देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो गैप में लगा हुआ है. ये आपका गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर ये जो है ये आपका गैल्वेनोमीटर है. ये वाला जो ये अननोन रेजिस्टर है, यहाँ पर जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है. ये आपका जॉकी है. ये पेन लाइक स्ट्रक्चर जो है जो वायर पे स्लाइड करेगा, दैट इज योर जॉकी. ये वो की है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था. जब इस की को हम बंद करेंगे तो करंट फ्लो करेगा.
और ये आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है फॉर सेल वो है ये, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स फॉर करंट, सॉरी, वो है ये। क्लियर है सर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो खैर, तो ये तो हो गया सर हमारा कि ये हमारी कहानी हो गई इसकी। तो अब वापस आते हैं हम लोग, अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर। फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो खैर सब कुछ क्लियर हो गया, जॉकी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? एक लास्ट बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए। अरे जल्दी बोलो सब, सबको क्लियर है Yes, भाई? sir. विजुअली Yes, सबको yes, समझ में आ रहा sir. है कि व्हाट इज अ जॉकी, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड व्हाट विल बी अ रियोस्टेट, जो हम लेटर ऑन वो उसका यूज होगा इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आई होप सबको अब क्लैरिटी है। तो अब आपको समझने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज आपने एक बार देख लिया इन चीजों को तो ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझ आती हैं। यहाँ से आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया है सर, यहाँ से, और यहाँ से आपने एक जॉकी ऐसे कनेक्ट कर दिया है। या आपका जॉकी स्लाइड करते हैं बेसिकली वायर पे, कैसे क्या करते हैं वो अभी समझाऊंगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, पहले जल्दी से मैं सर्किट ड्रॉ कर लूँ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, या नॉन रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्स। और यहाँ के बाद ये आपका ये एक ड्राइविंग सेल है। यहाँ के बाद ये आपकी की है, और ये की है ऐसे, और ये ऐसा है। नीचे स्केल लगा हुआ होता है जिस पे आप लेंथ मेजर करते हो। ये एक स्केल लगा हुआ होता है वुडन बोर्ड पर, जिस पे यू कैन मेजर द डिफरेंट लेंथ ऑफ दिस वायर, बट द होल लेंथ ऑफ दिस वायर इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो होता क्या है, हाउ डू वी मेजर द रेजिस्टेंस। एक बात तो मैं बता चुका हूं आपको कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी will be directly proportional to L, मतलब length of the wire। तो RAB can be written as equal to sigma L, where sigma is a constant, sigma constant है। और ये sigma क्या चीज है? तो sigma is resistance per unit length, RAB per unit length, resistance per unit length, RAB per unit length, ये sigma की वैल्यू है। This is what the sigma is all about, ठीक है। खैर, अब देखो बेसिकली हम करते क्या है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब इस गैप ऑफ ए बी में हमने एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया ऑफ 10 ओम, ठीक है। इस गैप में हमने कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया? वी प्रोवाइडेड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद हम इस जॉकी को वी स्टार्ट स्लाइडिंग। हम जॉकी को क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। और जॉकी को हम इस वायर पे तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। बात समझ में आई आप लोगों को? we slide the jockey till the deflection of the galvanometer becomes zero, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। तब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे लाल मेरे पीले, रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस है, ये एक्स अपने आप में रेजिस्टेंस है। मान लो कि हमने इसको स्लाइड किया एंड एट अ लेंथ ऑफ एल द डिफ्लेक्शन इन द जॉकी बिकम्स गैल्वेनोमीटर बिकम्स इक्वल टू जीरो, और ये 100 माइनस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पार्ट ऑफ द वायर है जिसकी लेंथ एल है इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये जो 100 माइनस एल है इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो Yes, sir. बेटा। Yes, sir. एंड देयर इज अ गैल्वेनोमीटर, सोच के देखो। तो आपको नहीं लगता कि इट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज अल्टीमेटली? एंड इफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड विदाउट एनी डाउट। ये जो ब्रिज है वो आपकी क्या हो गई? ये ब्रिज आपकी बैलेंस्ड हो गई, है ना? ये ब्रिज आपकी बैलेंस्ड हो गई। और बैलेंस कंडीशन में हमें मालूम है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल। तो बेसिकली फिर से सुनो, करते क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। तो हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग सम सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स वी स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी ऑनटू द पोटेंशियल onto the wire of meter bridge, और तब तक हम स्लाइड करते हैं जब तक डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर डजंट बिकम्स जीरो। वंस द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो, मान लो कि डिफ्लेक्शन बिकेम जीरो एट अ लेंथ ऑफ एल, तो इसका मतलब होगा कि एल लेंथ पर जो ये ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गई है। इस लेंथ को हम, जिस पे ये ब्रिज बैलेंस हुई है, उस लेंथ को हम नल पॉइंट भी कहते हैं या नल लेंथ भी कहते हैं। नल पॉइंट का मतलब या बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं, या बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, या नल पॉइंट भी कहते हैं। मतलब नल पॉइंट कहूं या बैलेंसिंग पॉइंट कहूं या बैलेंसिंग लेंथ कहूं, सबका एक ही मतलब होगा, वो पॉइंट ऑन द वायर जहां पर आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया है, मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर हैज बिकम जीरो। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन दिस अननोन रेजिस्टर एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एल, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। तो एल लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा एल होगा, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो सिग्मा इनटू 100 माइनस ऑफ एल होगा। सिग्मा एंड सिग्मा विल कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी?
तो x की वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस ऑफ l, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय l. दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर यूजिंग द मीटर ब्रिज. बस ये इतना करना होता है. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड सर. बहुत वाहियात रिस्पॉन्स, मतलब नो रिस्पॉन्स एट ऑल. क्या सबको Yes, sir. क्लियर हो गया ये? Yes, Yes, sir. sir. So this is basically the practical way of finding the resistance of unknown resistor using meter bridge, and in turn meter bridge is based on what? The meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. तो जल्दी से नोट करिए, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद then we'll discuss the last instrument which will be potentiometer, मतलब last instrument of this chapter, not of class 12 syllabus. इसको नोट करिए तो आगे बात करें. डन, वेरी गुड. बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं. इज इट डन बाय एवरीवन? मनस्विन, मनस्विन, व्हाई आर यू ऑन साइलेंट मोड? क्या दिखा? जो आपने लिखा है. अच्छा ठीक है, तो चलो जो मैंने लिखा है वो आपने लिख लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन पार्ट. एक दो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, रिलेटेड टू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी मीटर ब्रिज. उसके बाद फिर फर्दर हम पोटेंशियोमीटर, अगर टाइम रहेगा तो पोटेंशियोमीटर पे बात करेंगे. सर आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से कि ये आपसे बोला जा रहा है एक रेजिस्टर है यहाँ पर, ये रेजिस्टर है यहाँ पर, ये ना मीटर ब्रिज, वी हैव टू रेजिस्टर, वन इज आर, अनदर वन इज एस, और ये आपके मीटर ब्रिज की वायर है ऑफ ऑब्वियसली ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. वैसे भी अगर आपसे मीटर ब्रिज बोल दिया गया तो आंख बंद करके समझ लो कि लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब मीटर ब्रिज का मतलब ही है कि वो लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, इसीलिए उसका नाम मीटर ब्रिज है. ठीक है. अच्छा, आपसे कहता है कि when an R and S are connected in two gaps, balancing length is at 40 centimeter. ये इनिशियल केस. When a resistor of resistance 12 ohm is connected connected in parallel with S, new balancing length is obtained at obtained at 50 centimeter. Find the value of R and S. सर आपसे कहता है कि R और S जब कनेक्टेड है तो जो आपका R एंड S सिर्फ थे, तो जो आपका बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हुआ था वो ऑब्टेन हुआ था, वो ऑब्टेन हुआ था कहां पर? तो वो ऑब्टेन हुआ आपको एट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर. आपसे कहा जा रहा है कि जब इसी को हमने S के साथ जब हमने पैरेलल में, जब हमने S के साथ पैरेलल में जब हमने कनेक्ट कर दिया किसको? 12 ओम को, तो हमारा जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है दैट वाज ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड एस. आप लोग ट्राई करेंगे क्या? Yes, sir. जल्दी से एकदम. दो बार इक्वेशन बनेगी, एक सिर्फ आर और एस जब कनेक्टेड है, और दूसरी बार इक्वेशन बनेगी कि जब आपका एस के साथ आपका दूसरा रेजिस्टर एक और कनेक्ट हो जाए पैरेलल में. तो दो बार इक्वेशन बनेगी.
हरी अप। जीरो जीरो सिक्स कॉमा फोर, ये कौन सा आंसर है भाई? 4 and 6 ओम, आंसर बाय मानस। और यही शायद मनस्विन का भी आंसर, सॉरी हॉस्पिटल का भी ये आंसर आ रहा है शायद। 4 and 6 आ रहा है आप लोगों का आंसर, ऐसा क्यों हो रहा है? सही आ रहा है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 4 and 6 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। भाई देखिए सर, पहला तो पार्ट ये कि आर बाई एस आपको बैलेंसिंग लेंथ बोला गया 40 सेंटीमीटर। अगर बैलेंसिंग लेंथ इधर से 40 सेंटीमीटर होगा तो एक लेंथ 40 है, तो बचा हुआ दूसरा लेंथ कितना होगा? तो दैट वुड बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो 40/60, तो इसका मतलब है कि इससे पहली इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? r बाई एस इज इक्वल टू 2/3। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको पहली इक्वेशन मिलेगी। नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट केस कि आपने क्या किया, इसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है, ये रेजिस्टर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इस वाले रेजिस्टर के साथ आपने एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपने इस रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और 12 ओम, तो इस वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो इस वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो 12s डिवाइडेड बाय 12 प्लस ऑफ s होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? r बाई इस वाले का रेजिस्टेंस, दैट विल बी 12s अपॉन 12 प्लस ऑफ s, दैट विल बी इक्वल टू कितना? 50/50। ये आपसे बोला गया है 50/50, तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस s डिवाइडेड बाई 12। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 12 और ये r बाई एस जो ऊपर वाला है उसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये ऐसे लिखने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि r बाई एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस ऑफ एस अपॉन 12, r बाई एस की जगह आप लिख दीजिए 2/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 और ये 8 हो जाएगा सर, तो ये 12 प्लस ऑफ एस विल बी इक्वल टू 24। कुछ गलती हो रही है, 6 आएगा सॉरी। तो 12 प्लस ऑफ s इज इक्वल टू 18, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आ गई 6 ओम। वंस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ s, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r विदाउट एनी ग्रेट एफर्ट। ठीक है, सब नोट कर लो जल्दी से, तो मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं इस पे, जल्दी नोट। इज इट डन बच्चों? इज इट डन? बच्चों सबने नोट कर लिया? भाई जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर चुके हैं। भाई आसिया बोल नहीं रही है, अफान मुंह को खोलो, कुछ तो डन बोलो। सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करो। आपसे क्वेश्चन में बोला गया सर, सुनिएगा क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन है सर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर कुपच कुपच कुपच, ये दूसरा रेजिस्टर कुपच कुपच कुपच। थोड़ा सा बीट स्टोन ब्रिज टाइप्स लगना भी चाहिए, इसलिए ऐसे कर देता हूँ, टिक 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 टिक। ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे।
ऐसे ही ऐसे ये आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज की वायर ऑब्वियसली इट इज ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर। आपसे बोला गया ये आर है, ये एक्स है, आर इज इक्वल टू 2 ओम, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्लियर है। आपसे बोला गया कि एक्स के बारे में कि एक चीज बस बोली गई है कि एक्स का जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2। आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियली द बैलेंसिंग लेंथ वाज ऑब्टेन्ड, इस पॉइंट को मान लो ए है, इस पॉइंट को मान लो बी है, ठीक है। इनिशियली बैलेंसिंग लेंथ is obtained at a distance L from point A. When R and X are interchanged, जब R और X को interchange कर दिया गया, interchanged, then the balancing length is increased further by 20 centimeter from end A. Find value of x. x की वैल्यू निकालनी है। मेरा सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि जब r और x लगे हुए हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, तो उस केस में जो आपका बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ l आ रहा है फ्रॉम द पॉइंट A। आपसे कहा जा रहा है कि जब इसको हमने इंटरचेंज किया, मतलब जहां पर r है वहां पर x कर दिया और जहां पर x है वहां पे r कर दिया, व्हेन दीज वर इंटरचेंज्ड, तो उस केस में क्या हुआ कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द बैलेंसिंग लेंथ फर्दर इंक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब बताओ फिर से, विल यू ट्राई टू सॉल्व। सर आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे, जल्दी बोलिए सर, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। Yes, sir. तो बोल दो ना दोस्त, क्या नाम है, सक्षम, सॉल्व कर रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, जल्दी प्लीज बी क्विक। चलिए सर मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग ट्राई कर रहे हैं बट चलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो लेट मी सॉल्व। आप लोगों ने क्वेश्चन अगर लिख लिया है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हेन दिस इज द केस कि जब r इज ऑन द लेफ्ट इन द लेफ्ट गैप एंड x इज इन द राइट गैप, तो उस केस में द बैलेंसिंग लेंथ व्हिच इज ऑब्टेन्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l। तो इस केस में मैं r x इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस ऑफ l लिख सकता हूँ। टेल मी यस और नो। दिस इज द फर्स्ट केस।
अब आपसे कहता है कि when their positions are interchanged, मतलब जहां पर r है वहां x चला गया और जहां x है वहां r आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x by r will be equal to, अब l will become l plus of 20 because it has now increased by 20 centimeter further. Very good, Saksham. X is equal to 3 ohm is the correct answer. और ये जो है this will become equal to 100 minus of l plus of 20. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get x by r is equal to l plus of 20, और ये हो जाएगा 100 minus of 20 will be 80, तो 80 minus of l is my second equation. ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी. अब यहां से आप क्या करिए, कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए तो r by x multiplied by x by r will be equal to l upon 100 minus of l multiplied by l plus of 20 divided by 80 minus of l. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो x से x कैंसिल, r से r कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ. 80 माइनस ऑफ l इज इक्वल टू l इंटू l प्लस ऑफ 20. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है भाई, प्लीज यहाँ तक नोट करें. और साथ साथ मुझे बताएं कि क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है आप लोग लिख चुके हैं. अफान आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था? अफान, अभिनव आपने क्वेश्चन नोट कर लिया था? यस सर. ठीक है, आई होप के सबने क्वेश्चन, मनस्विन आपने ठीक है क्वेश्चन नोट कर लिया था, तो क्वेश्चन वाला पोर्शन में इरेज कर रहा हूं और मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूंगा. तो क्वेश्चन वाले पोर्शन को लेट मी इरेज दैट. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 8000 हो जाएगा पहला वाला, माइनस ऑफ 100l माइनस ऑफ 80l प्लस ऑफ l स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस ऑफ 20l. ठीक है, l स्क्वायर से दिस l स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ये 100 और 180 एंड प्लस ऑफ 20 200, तो 8000 इज इक्वल टू 200l. तो l की वैल्यू यहाँ से आ गई 40. अब आपको l की वैल्यू पता चल गई 40 सेंटीमीटर है. इस l को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपको सॉल्व हो जाएगा. r बाई एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 माइनस ऑफ 40, और आपको क्वेश्चन में r की वैल्यू 2 ओम गिवन है, तो ये 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60. सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 ओम. x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम. हरी अप. डन सर. वेरी गुड मेरे बच्चों, समझ भी आना चाहिए भाई सबको. चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि आपने नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं. तो मीटर ब्रिज पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं. रेस्ट यू विल सॉल्व फ्रॉम द असाइनमेंट एंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स और बुक्स, व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर द सोर्सेज यू आर हैविंग, यू विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम दोस सोर्सेज. अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए पोटेंशियोमीटर. इसके बाद का टॉपिक लिखिए पोटेंशियोमीटर. कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर. अब पोटेंशियोमीटर क्या है, इस बात को समझिए सर. देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस नेम और नॉट. हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट वोल्टमीटर? कभी नाम सुना है वोल्टमीटर? हैव यू एवर कम अक्रॉस वोल्टमीटर वर्ड? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. तो आपने वोल्टमीटर वर्ड सुना है. एक्चुअली में मैं अगर आपको बताऊं तो वोल्टमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which measures the voltage. और अगर मैं उसको सेल के अक्रॉस लगाऊंगा तो वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. मतलब वोल्ट मीटर से आप किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो. मतलब अगर मान लो कि ये सेल है, इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, बट नॉट ईएमएफ ऑफ द सेल. क्यों नहीं मेजर कर सकता, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को डिटेल में पढ़ेंगे. उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर द EMF of the cell, rather it can only measure the terminal potential difference. वो वहां पे समझ में आएगा. अभी फिलहाल ये मान लो, अभी तो इतनी बात समझ लो कि वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर द EMF of the cell. क्लियर है? इट कैन ओनली मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. तो सर पोटेंशियोमीटर क्या चीज है? पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो EMF ऑफ द सेल को मेजर करता है.
ठीक है, वोल्ट मीटर से हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, और ईएमएफ किससे मेजर होता है, तो पोटेंशियोमीटर से। तो लिख लीजिए, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स, potentiometer is a device which measures, potentiometer is a device which measures EMF of the cell। ठीक है, कि क्या मेजर करिएगा, EMF of the cell। लिख लिया बच्चों? यस ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस कि why it measures EMF of the cell और how it can measure the EMF of the cell। तो अभी why का रीजन लिख लीजिए, it can measure EMF of the cell, आगे लिख लीजिएगा, it can measure EMF of the cell because it can measure EMF of the cell because its working is based on null method condition। अब null method condition का क्या मतलब है वो आप थोड़ी देर में समझेंगे हम, बट जो लिखवा रहा हूं वो कम से कम लिख लीजिए कि it can measure EMF of the cell because its working is based on null method condition। लिख लिया बच्चों? its working is based on null method condition। लिख लिया मेरे बच्चों? अब नल मेथड कंडीशन क्या है वो तो हम समझेंगे। नल मेथड बेसिकली वही मेथड जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, मतलब कि इन बैलेंस कंडीशन देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच, उसी को हम नल मेथड कहते हैं। एक्चुअली में नल मेथड का वही मतलब है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम समझेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सर, पोटेंशियोमीटर का एक मतलब तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियोमीटर को यूज करके वी कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब कैसे मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या प्रिंसिपल है इसका, कैसे वर्क करता है, ये उस बात को समझने के लिए आप एक बेसिक सा सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर समझिए कि ये आपका एक सोर्स सेल है, इसको मान लीजिए कि मैं E1 कह देता हूं। यहाँ पर एक की लगी हुई है, यहाँ पर एक रियोस्टेट है बच्चों, मैं आप लोगों को रियोस्टेट दिखा चुका हूँ। ठीक है, रियोस्टेट वही सिलेंडर जैसा होता है, उस पर ये ऐसा ये एक जो पार्ट होता है वो उस पर स्लाइड करता है, इस ये वही रियोस्टेट है। और ये आपका पोटेंशियोमीटर की वायर है। अब फिर से सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियोमीटर की जो वायर होगी दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ मैंगनीज, उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। फिर से सुने, पोटेंशियोमीटर वायर इज आल्सो मेड अप ऑफ मैंगनीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी क्या होएगा, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, बट इसकी जो लेंथ है वो अब 1 मीटर नहीं होती। पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है, मतलब मिनिमम 4 मीटर होगी, मैक्सिमम 10 मीटर जनरली होती है। ठीक है, तो 4 से 10 तक होती है। ये आपका ये पार्ट ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू दिस, मतलब ये वायर यहीं तक है। ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मेड अप ऑफ मैंगनीज। क्लियर है भाई, सबको ये बात समझ में आ गई? ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मेड अप ऑफ मैंगनीज। और ये वो सेल है जिसका हम क्या मेजर करना चाहते हैं, इसका हम ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं। ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है गैल्वेनोमीटर होगा, फिर से जॉकी होगा, इस तरह का सर्किट डायग्राम होगा। तो अभी सर्किट डायग्राम पे जाने से पहले तो हम ये समझे कि ये वर्क कैसे करता है, ऑन विच प्रिंसिपल दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स। तो मैंने पहला क्या बोला, पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। अब देखो, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो करे, अब फिर से सुनिएगा, एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्लियर? मतलब पोटेंशियोमीटर वायर हो या मीटर ब्रिज का वायर हो, आप उसको ना एज अ रेजिस्टर ट्रीट किया करिए। मतलब बैक ऑफ द माइंड आपको किस तरह से उसको सोचना है, उसको आपको रेजिस्टर की तरह सोचना है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मतलब ये अपने आप में समझिए कि रेजिस्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, अलोंग द लेंथ वेरी करेगा, ये मतलब है इसका। अब देखिए, जब आप करंट पास कराएंगे थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो आपको नहीं लगता कि देयर विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। ये बात ऐसे ही हो गई बेटा कि अगर आर रेजिस्टर का कोई रेजिस्टर हो और इसमें करंट फ्लो कराऊं, तो आपको नहीं लगता कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एक ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू आई आर? टेल मी यस और नो। बात समझ आ रही है आपको कि भाई अगर ये वायर का मतलब की जगह अगर आप एक रेजिस्टर इमेजिन कर लीजिए और उसमें करंट फ्लो कराइए, तो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप, देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, और उसको आप क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं। इसी तरह से ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो भी एज अ रेजिस्टर बिहेव कर रहा है,
तो इसमें जब करंट पास होगा तो इसमें भी रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा या नहीं होगा बेटे, क्या बोलते हो मेरे बच्चों? यस होगा। बस फर्क इतना है कि अगर सिर्फ एक रेजिस्टर में ले लेता, अगर एक रेजिस्टर में लेता जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो इस पूरे रेजिस्टर का वोल्टेज का ड्रॉप आई आर होगा। बट ये जो वायर आपने लिया पोटेंशियोमीटर वायर, इसमें हर लेंथ का रेजिस्टेंस अलग अलग है। मतलब अगर आप यहां पर हैं तो मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर होगा। अगर आप इतने लेंथ पे चले गए, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, तो वी इज इक्वल टू आई आर डैश हो जाएगा। इसका मतलब विद द वेरिएशन इन द लेंथ, इसका मतलब कि आप लेंथ के अलोंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो वोल्टेज का ड्रॉप है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर वो सेम है या बदल रहा है विद द लेंथ? बदल यार सब नहीं बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हसपल तू इतना चुप क्यों है आज? बोलो रे। बदल रहा है ना, यही समझना, यही बेसिकली प्रिंसिपल है इसका कि पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ ऑफ द वायर। यही प्रिंसिपल है। सर कैसे? तो देखिए, हमें एक बात पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R की वैल्यू को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आपको पता है कि एज आई रो एंड ए आर कांस्टेंट, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम ऐसे लिख लें V इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एल, वेयर के इज इक्वल टू कितना, तो के इज इक्वल टू आई रो बाई ए की वैल्यू, बिकॉज ये पूरा कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। इसका मतलब V को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ लिख सकते हैं या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये कहता है कि अगर आप कांस्टेंट करंट पास कराएंगे थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो the voltage का drop across any length of the wire will be directly proportional to that length। और यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप कांस्टेंट करंट पास कराएंगे थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो किसी भी लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, उसी लेंथ ऑफ द वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिख लीजिए सारे बच्चे, प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है उसका लिखिए। प्रिंसिपल में लिखिए, इफ अ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, if a constant current is passed through the potentiometer wire, if a constant current is passed through potentiometer wire, then the voltage drop across any length of the wire, then the voltage drop across any length of the wire, then the voltage drop across any length of the wire will be directly proportional to that length. Then the voltage drop across any length of the wire will be directly proportional to that length. लिख लिया बच्चों? Then the voltage drop across any length of the wire will be directly proportional to that length. लिख लिया सबने? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। If a constant current is passed through the potentiometer wire, if a constant current is passed through potentiometer wire, then the voltage drop across any length of the wire, then the voltage drop across any length of the wire will be directly proportional to that length. Then the voltage drop across any length of the wire will be directly proportional to that length. लिख लिया बच्चों? यस ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर से अगर हम कांस्टेंट करंट पास कराएं तो उस वायर के किसी भी लेंथ का जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ से। ठीक है, और क्यों होगा उसका रीजन ये है। अच्छा, इस केस में जो ये के है उसको हम ऐसे लिखते हैं V बाई एल। इस के को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। मतलब इसको और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पूरे AB में कितना वोल्टेज है और पूरा AB का लेंथ कितना है, तो कितना वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ड्रॉप हो रहा है,
मतलब वायर के हर यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों, मेरे प्यारे बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए खट से, पोटेंशियोमीटर की बेसिक कहानी। अब इसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। Sir, जी सर ये के डायमेंशंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेबल। यस, के की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेरेबल है, बिकॉज द रीजन बीइंग कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी आपका ग्रेडियंट ही था, वहां पर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ही आया था अगर आपको याद हो, और यहाँ पर भी ये वही के है, एक्चुअली में पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है। ठीक तो है, दोनों सेम चीज है। यस, दोनों के सेम है, बट याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तुम्हारा ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये के इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डायमेंशंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आई? यस सर। है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है बट इट इज नॉट द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हेंस आप ये नहीं कह सकते कि इट इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट इज ओनली पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिड यू अंडरस्टैंड मेरे भाई? यस सर। ठीक है, चलो भाई।